नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी 24 और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं शहर की ताजा खबरों की ओर। देश का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट, श्रद्धालु लुत्फ उठा सकेंगे। महाकाल लोक में देश का पहला स्वस्थ एवं स्वच्छ फूड स्ट्रीट शुरू होगा। ये एक तरह से स्ट्रीट फूड का हब रहेगा, जिसे प्रसादम नाम दिया जाएगा, जहां श्रद्धालु स्थानीय व्यंजनों का लुत्फ उठा सकेंगे। 7 जनवरी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में इसका लोकार्पण होगा। भोपाल समेत आधे प्रदेश में पानी गिरा, अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम। नए साल के 5वें दिन शुक्रवार को भी मध्य प्रदेश में मावठा बरसा। भोपाल में सुबह 4 बजे से करीब पौन घंटे तक तेज बारिश हुई। कोहरा भी रहा, विजिबिलिटी 50 से 200 मीटर रही। गुरुवार रात प्रदेश में सबसे ठंडा ग्वालियर रहा, न्यूनतम तापमान 7.9 डिग्री पहुंच गया। राज्य शिक्षा केंद्र ने जारी किया टाइम टेबल। मध्य प्रदेश में 5वीं और 8वीं बोर्ड की परीक्षा 6 मार्च से शुरू होगी, जो 14 मार्च तक चलेगी। राज्य शिक्षा केंद्र ने गुरुवार टाइम टेबल जारी किया है। परीक्षा में प्राइवेट और शासकीय स्कूलों के विद्यार्थी शामिल होंगे। दोनों ही परीक्षाओं में समय सुबह 9 से 11:30 बजे तक का रहेगा। उज्जैन में महाकाल दर्शन करने आए गुजराती परिवार के साथ पार्किंग में जबरन वसूली कर रहे लोगों ने जमकर मारपीट की। विवाद में परिवार की महिलाओं के सामने पिता पुत्र को पाइप से पीटा और बेटी को धक्के मारकर गिरा दिया गया। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। कायथा थाना क्षेत्र अंतर्गत देवास मार्ग पर एक गैस गोदाम के पास भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई। उज्जैन में हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। सभी हनुमान मंदिरों पर तरह तरह के श्रृंगार किए गए। वहीं हनुमान अष्टमी के पावन अवसर पर सिद्धवीर हनुमान मंदिर हीरा मिल कंपाउंड में भजन संध्या कर भंडारे का आयोजन भी किया गया। हनुमान अष्टमी पर सिद्धवीर हनुमान मंदिर हीरामल कंपाउंड में रहवासियों के सहयोग से भजन संध्या और भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रसिद्ध भजन गायकों द्वारा भजन संध्या का आयोजन भी किया गया। साथ ही रहवासियों द्वारा भंडारा किया गया। बताइए क्या कार्यक्रम चल रहा है? ये सर अपना श्री सिद्धवीर हनुमान जी मंदिर है अपना हीरामिल कंपाउंड में। विगत 20 वर्षों से यहाँ पर हनुमान अष्टमी पर हम लोग भंडारा करते हैं। बाबा का भंडारा होता है, सुंदरकांड होता है और यहाँ पर भजन संध्या भी की जाती है, जिसमें धार्मिक भजन और रंगारंग प्रस्तुतियाँ दी जाती हैं। इस तारतम्य में ये मान के चलिए कि ये 25वां कार्यक्रम है हमारा। और प्रसादी ग्रहण करने की अगर बात कही जाए तो कम से कम यहाँ 10 से 15 हज़ार पब्लिक यहाँ पर भोजन प्रसादी ग्रहण करने आती है, जो बाबा का ही एक प्रताप है हमारे। वहीं हनुमान अष्टमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। फ्रीगंज स्थित कच्ची पुलिस लाइन के पास पिपलेश्वर महादेव मंदिर पर हनुमान जी को 56 भोग भी लगाया गया। निर्मोही अखाड़े के महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने 14 माह बाद अन्न ग्रहण किया है। महापौर मुकेश टटवाल, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने लड्डू खिलाकर अनशन समाप्त किया। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा व महापौर मुकेश टटवाल ने आज कार्यक्रम में पहुंचकर विश्वास दिलाया कि आपकी मांगों को लेकर गंभीरता से हम इस कार्य को लेकर एक महत्वपूर्ण भूमिका के तहत रणनीति तैयार कर प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक आपकी बातों को पहुंचाएंगे और शिप्रा नदी में मिलने वाले दूषित नालों के लिए प्लान तैयार किया गया है। अब शिप्रा नदी में दूषित नालों के पानी को रोकने के लिए प्रयास किया जाएगा। सांसद अनिल फिरोजिया ने पत्र लिखकर महामंडलेश्वर ज्ञानदास महाराज जी को आश्वस्त किया है और आपके अनशन को व्यर्थ नहीं होने देंगे और हम आपकी तपस्या को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। इसका आश्वासन महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने अनशन को समाप्त कर तीनों जनप्रतिनिधियों की बात मानकर अन्न ग्रहण किया। महामंडलेश्वर ज्ञानदास जी महाराज ने कहा कि अगर शिप्रा शुद्धिकरण नहीं होगा तो मैं फिर एक बार अनशन करूंगा और अन्न का त्याग करूंगा। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृह नगर के हैं और वह भी जानते हैं कि शिप्रा का क्या महत्व है, इसलिए मुझे प्रदेश सरकार पर पूरा भरोसा है और विशेषकर डॉक्टर मोहन यादव जो कि हमारे गृह नगर के प्रदेश के मुखिया बने हैं, उनसे मुझे काफी उम्मीदें हैं। आज मैं मेरा अनशन समाप्त कर रहा हूं और मुझे जनप्रतिनिधियों ने जो विश्वास दिलाया है उसे मैं आश्वस्त हूं, इसलिए मैं अन्न ग्रहण कर रहा हूं। गुरु महाराज, जो आपने अनशन समाप्त किया है, क्या
मोक्षदायिनी माँ शिप्रा शुद्धिकरण प्रवाहमान हेतु मैंने पिछले 14 महीने से भोजन ग्रहण नहीं किया था। आज मैंने भोजन ग्रहण किया है। माननीय सांसद जी के आश्वासन और उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा जी के कहने पे और महापौर जी के विश्वास में बातों को उन्होंने मुझे जो कहा, जिस प्रकार योजना बताई है, तो मुझे ऐसी आशा और विश्वास है कि उनकी योजना कारगर होगी और जल्दी से जल्दी माँ शिप्रा प्रवाहमान और प्रदूषण मुक्त होगी। उनके द्वारा आज जो है मेरा अन्न ग्रहण करवाया गया। यदि ये नहीं होता है तो फिर आगे भी? हाँ, अगर नहीं होता है तो हम तो आवाज़ उठाते रहेंगे और हम जो है इसको जब तक नहीं होगा विधिवत कार्य तब तक जो है हम उनको याद दिलाते रहेंगे। कितना समय दिया? अभी उन्होंने कहा है कि अपने यहाँ से समझो कि महाकाल सरकार ही बनी है और यहाँ गृह नगर से हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, तो जल्दी से जल्दी ये योजना बनेगी और वैसे बन गई है लगभग। नमामि गंगे की तर्ज पे माँ शिप्रा को लिया है, तो वो योजना पूर्ण रूप से जो है काम करेगी और पूरा शिप्रा का जो प्रदूषित जल है वो फिल्टर करके उसको शुद्ध करेंगे और प्रवाहमान भी बनाएंगे, ऐसा विश्वास है। हाँ, एक और हमारा जो है उनको याद दिलाना था कि जिस प्रकार नर्मदा परिक्रमा होती है, इसी प्रकार मोक्षदायिनी माँ शिप्रा परिक्रमा हो, ताकि जिस प्रकार नर्मदा जी की परिक्रमा करते हैं ऐसे ही श्रद्धालु शिप्रा जी की परिक्रमा करें। हम भी ये परिक्रमा करने वाले हैं और परिक्रमा पथ जल्दी से जल्दी बने, ऐसा हम उनसे एक निवेदन करेंगे। इंगोरिया में हुए दोहरे हत्याकांड को लेकर आज परिजनों ने पुलिस अधिकारी से मिलकर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच करने की मांग करते हुए षड्यंत्र में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात कही है। आपको बता दें कि 1 जनवरी को इंगोरिया कस्बे में एक आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ता ने अपने पति और जेठ की गोली मारकर हत्या कर दी थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इधर आज मृतकों के परिजन पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे और एडिशनल एसपी नितेश भार्गव से मिलकर हत्याकांड की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। परिजनों का कहना था कि पूरी घटना को षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है, इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं नीलेश कुमार, पिता धीरज कुमार है। मेरे पिताजी की हत्या मेरी नज़रों के सामने 1 तारीख को सुबह 9:30 बजे के समथिंग कर दी गई है और उन पर 2 फायर किए हैं। जैसे हम ऊपर थे, फायर की आवाज़ हम नीचे भागते हुए आए। हमारी माताजी और मुझ पर भी गोली चलाई, लेकिन मेरी माताजी को मैंने पीछे धक्का दिया, नहीं तो हमारी भी जान जा सकती थी उसमें। मैं भागते हुए थाने पहुँचा और पुलिस को मेरी पत्नी के साथ भाग के मेरे पिता को फिर ले गए हम हॉस्पिटल, वहाँ से पुलिस की गाड़ी में ले जाके पुलिस को हमने FIR करवा दी थी। पुलिस ने झूठी उसमें लिखा हुआ है कि ज़मीन का कोई विवाद था, उसके बयान सत्य मान लिए गए हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। मेरे दादाजी मेरे साथ खड़े हुए हैं, ज़मीन का कोई विवाद नहीं है। ज़मीन सामान्य रूप से राजस्व में दर्ज की गई थी, उसका उन्होंने जो भी बेची उनके हिस्से की बेची हुई, अभी सीमांकन होना ही बचा हुआ है। बाकी जो भी ज़मीन बची हुई है शेष वो मेरी दादी जी के पास है। ज़मीन का कोई विवाद नहीं था। इसके अलावा उसका षड्यंत्र रचा गया है, हमारी भी जान को खतरा है। मेरे पिताजी को गोली मारी गई है। अब आपको क्या लगता है के लिए करी? अब ये तो पुलिस ही सर षड्यंत्र की जानकारी निकालेगी, उसके पीछे कौन कौन के किस के हाथ है। किस बात पे उसने गोली मारी? आपने क्या शिकायत करी थी? हमने शिकायत ये दर्ज करी है कि सख्ती से इसकी जांच करी जाए। हमें इंगोरिया पुलिस पर भरोसा नहीं है। जो भी राजपत्रित अधिकारी है उनके द्वारा जांच करी जाए, CBI जांच करी जाए और इस षड्यंत्र के पीछे जो भी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और हत्यारन को उम्र कैद दी जाए। आज मेरे साथ मेरा पूरा परिवार खड़ा हुआ है, वो सब इसी चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उसको उम्र कैद की सज़ा दी जाए। साथ में उसके षड्यंत्र के पीछे जो भी है जिन निष्पक्ष जांच की जाए। षड्यंत्र के पीछे जो भी है पुलिस उसकी छानबीन करे, क्योंकि इतनी बड़ी रिवाल्वर कहीं से आना, हमारे परिवार में आज तक किसी ने रिवाल्वर नहीं देखी है। इतनी बड़ी रिवाल्वर आना और इतना सटीक निशाना लगाना कोई मामूली बात नहीं है। शक किसी पे न शक नहीं है, ये काम तो पुलिस का, पुलिस छानबीन निकालेगी। अब मैं कैसे बता सकता हूँ उनके संबंध किसके साथ थे, उनके संपर्क किसके साथ में थे, उन्होंने ये कदम क्यों उठाया, ये जानकारी निकालना पुलिस का काम है। पुलिस निष्पक्ष रूप से जांच करे, यही निवेदन है। मेरा नाम नीलेश कुमारिया है, मेरे पिताजी का नाम धीरज कुमारिया है, जिनकी हत्या मेरे सामने की गई। इसमें इंगोरिया थाना अंतर्गत 3 दिन पूर्व एक दोहरे मर्डर की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें पुलिस ने तत्काल संज्ञान लेते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करी। जो मौके से आरोपी महिला थी उसको गिरफ्तार किया, हथियार जब्त किया और मौके से FSLD बुलवा के जितना साक्ष्य एकत्र करना था कर लिया है। लेकिन परिजन का भी कहना ये है
कुछ उसमें उनके पास एविडेंसेस और हैं और इनका जो वर्जन है बयान है उसमें कुछ बयान में कुछ नई तथ्य बताना चाहते हैं। तो हमने इनसे कहा है कि आप जब भी सूटेबल टाइम समझें, थाने पर हमने SDOP को बता दिया है, वो वहाँ उपस्थित रहेंगे, वो इनके बताए अनुसार उनके कथन लिख किए जाएंगे। इनका कहना ये है कि जो भी पिस्टल या जो हथियार इसमें प्रयुक्त हुआ है वो कहाँ से आया, कैसे आया। हालांकि इस बारे में हम थाने को पहले निर्देशित कर चुके हैं कि जो हथियार प्रयुक्त हुआ है वो किस तरह से इनके घर पहुँचा, कैसे इस महिला के हाथ में इस पर जाँच की जाए। तो जांच ऑलरेडी की जा रही है, लेकिन परिवार का कहना है कि हम इस मामले में और जांच चाहते हैं। तो हमने इसमें थाना प्रभारी के ऊपर एक सब डिविजनल ऑफिसर जो है उनको नियुक्त कर दिया है, वो इसमें फर्दर जांच करेंगे। भारत माता मंदिर माधव सेवा न्यास उज्जैन का 6वां स्थापना दिवस माल्यार्पण कार्यक्रम से हुआ संपन्न। स्थापना दिवस समारोह के अवसर पर न्यास के सदस्य विपिनार्य, विजय केवलिया, प्रदीप पांडे, गिरीश भालेराव एवं स्थानीय कार्यकर्ताओं के सहित दर्शनार्थी उपस्थित रहे। मंगलाचरण सरस्वती वाचन के साथ माल्यार्पण प्रारंभ हुआ। मुकुट आरोहण पूजा विधि के साथ माल्यार्पण किया गया। भारत माता की पूजा करें। और उन्होंने पूजा में अच्छा तो ये नहीं, पूजा अपने कृतित्व से करना, भारत माता को स्मरण करते हुए राष्ट्र के लिए कार्य करना, वो भी पूजा है। अंतिम व्यक्ति के लिए कार्य करना, वो भी एक पूजा है। इसी भाव उद्बोधन में न्यास सचिव विपिनार्य ने स्थापना दिवस की भूमिका रखते हुए अयोध्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा विषय पर अपने विचार प्रकट किए। 22 जनवरी के कार्यक्रम में अपनी बस्ती अपनी अयोध्या को योजना सरकार करना है, स्थानीय समाज जागरण में जुटना है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दिया। अंत में भारत माता की आरती और प्रसाद वितरण करके कार्यक्रम का समापन हुआ। दिनांक 4 जनवरी 2024 को कौटिल्य अकेडमी उज्जैन में टॉपर स्टॉक का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य वक्ता 2019 MPPSC टॉपर डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक रही। इसमें मुख्य वक्ता 2019 MPPSC टॉपर डिप्टी कलेक्टर प्रिया पाठक रही, जिन्होंने ये बताया कि MPPSC की तैयारी के दौरान उनके माता पिता का सपोर्ट और कौटिल्य अकेडमी के मार्गदर्शन से ये सफलता प्राप्त की। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सिलेबस अनुरूप कैसे पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, इस पूरी प्रक्रिया में हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन बनाए रखें, नियमित रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रखें, प्रैक्टिस सेट पर फोकस करें, समय समय पर सभी विषयों का रिविजन भी करें। कौटिल्य अकेडमी उज्जैन के डायरेक्टर राहुल राज पाड़ी ने बताया कि कौटिल्य ग्रुप अपने ध्येय वाक्य मेहनत आपकी, मार्गदर्शन हमारा और सफलता हम सबकी को चरितार्थ करते हुए विद्यार्थियों को मार्गदर्शन देने के लिए सदैव प्रयासरत है। MPPSC 2019 के रिजल्ट में चयनित विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय पूरी टीम कौटिल्य को देता हूं और चयनित विद्यार्थियों को उज्जवल भविष्य की कामना के साथ बधाई देता हूं। इस पूरे कार्यक्रम में गगन अवस्थी जी ह्यूमन फिजियोलॉजिस्ट ने मंच का संचालन किया एवं ब्रांच कोऑर्डिनेटर ऋषिका पाणी ने धन्यवाद देते हुए टॉपर प्रिया पाठक व उनके माता पिता को बाबा महाकाल की तस्वीर एवं सरस्वती प्रतिमा प्रदान की। चरणों पे वंदन। मैं स्वागत करता हूं 2019 के टॉपर आदरणीय प्रिया पाठक जी का, माता जी का, उनके पिताजी का, रोहित भाई का, आदरणीय सर का और मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका। ये इसलिए क्योंकि आज ये जो सफलता है ये एक दिन की बात नहीं, कहाँ 2019 और आज कहाँ हम 2024 पे खड़े हैं। काफ़ी समय लगा, निरंतर धीरे धीरे प्रयास जारी रहा और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रिया जी वो विद्यार्थी हैं जिन्होंने जो परिणाम मैडम ने लिया है वो परिणाम हमको इसका मतलब है कि मैडम जो बोलेंगी उसको क्या करना है, क्या सुनना है कि मानना है। तो आज का जो बातचीत है वो बहुत महत्वपूर्ण है।
लाइफ का कुछ टर्निंग पॉइंट है ना, कुछ टर्निंग पॉइंट होते हैं। अच्छा, बड़ा फॉर्मल टाइप का हम बातचीत करें कि एकदम किताबों स्टाइल में, कि थोड़ा सा रिलैक्स हो? अच्छा, ये बताओ, मैडम को देख के कितने लोगों का दिल धड़क रहा है? आप कितने लोग एक्साइटेड थे मैडम के आपके बारे में? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सर, मैम से बात हो रही थी तो मैम ने कहा कि बहुत लंबे टाइम से आप लोग वेट कर रहे हैं, है ना? अच्छी बात है, वेट करना चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग सब वेट कर रहे हैं और उतना एंथुसियाज्म आपके चेहरे पे दिख रहा है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं जो भी इंटरेक्टिव सेशन हम रखते हैं, बहुत फॉर्मल नहीं होना है, ठीक है? बहुत फॉर्मल नहीं रहते हैं। आपके जो भी क्वेश्चंस आंसर्स होंगे वो हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? जो भी ये अभी सेशन है चल रहा है उसको 2-3 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। पहले मैं अपने बारे में कुछ बता देती हूँ, ठीक है? उसके बाद जो मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड रहा है, क्वालिफिकेशंस रहा है, ठीक है? और उसके बाद प्रिपरेशन, और फिर जो भी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट? तो आप लोग को अभी तक तो पता चल गया है कि माय नेम इज़ प्रिया पाठक एंड इन दी MPPSC 2019 एग्जामिनेशन आई हैव सिक्योर्ड रैंक 1। और जो 20 का एग्ज़ाम था वो हालांकि 19 के बाद एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन उसका रिजल्ट्स पहले उसके रिजल्ट्स आ गए थे, तो उसमें जैसे सर ने भी बताया उसमें DSP का पर्चा भी मिला था। ये जो मैंने आपको बताया दोनों एग्ज़ाम, तो आप इसमें से ये अपने लिए एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कि जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक क्या नहीं करना है, रुकना नहीं है, ठीक है? 19 का प्रोसेस बहुत लंबा प्रोसेस है, आई टेल यू। जो 19 का मेरा पहला अटेम्प्ट था, लेकिन जो इसका जो प्रीलिम्स हुआ है वो हुआ है 12 जनवरी 2020। इसका मेंस हुआ है मार्च 2021 और इसका इंटरव्यू हुए हैं अभी रिसेंटली अगस्त-सितंबर 2023। तो यू कैन से कि जो 19 है बहुत एक हिस्टोरिक एग्जामिनेशन है अपने आप में, क्योंकि जो प्रोसेस 1 साल चलती है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, वो करीब 3 साल प्रोसेस ही चल रही है। यानी आप अगर 3 स्टेजेस में अगर कोई एग्ज़ाम है और जब तक तीनों स्टेजेस नहीं हो जाएंगे तब तक रिजल्ट्स कैसे आएंगे, है ना? इस बीच में आपको बैठना नहीं है, क्योंकि हम लोग थे सारे एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम बैठ गए क्या? नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो 2020 में भी सिलेक्ट हुए हैं और 19 में 20 से बेटर पोस्ट उन्होंने हासिल किया है। क्यों? क्योंकि वो उनका फर्स्ट अटेम्प्ट था, लेकिन वो बैठे नहीं हैं। उन्होंने जब तक अपना नाम रिजल्ट में नहीं देख लिया है तब तक वो रुके नहीं हैं, ठीक है? अरे जहाँ तक रही बात मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, ऐसा कोई मेरा टेक्निकल एजुकेशन नहीं है। बहुत ग्रेजुएशन मेरा BSc हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से। उसके बाद से ही मैं प्रिपरेशन में आ गई थी। 2018 से मैंने प्रिपरेशन शुरू की है MPPSC के लिए स्पेसिफिकली। उसके बाद जनरली ऐसा होता है कि प्रोसेस शुरू में तो ठीक है हम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब प्रोसेस थोड़ा डिले हो गई तो फिर मैंने सोचा कि कुछ हायर एजुकेशन भी कर लेते हैं, क्योंकि आई वाज लिविंग इन इंदौर इटसेल्फ, सो मैंने सोचा कि कर लेते हैं। तो फिर मैंने मास्टर्स भी कंप्लीट कर लिया और मास्टर्स भी MA पॉलिटिकल साइंस। वो भी बहुत जो है नॉर्मल बैकग्राउंड रहा है मेरा एजुकेशन का भी। बताने का मतलब ये है कि आप बहुत ही नॉर्मल बैकग्राउंड से भी, आपने कुछ भी एजुकेशन में किया हो, आपने BSc किया हो, आपने BA किया हो, आपने BCom किया हो, आपने इंजीनियरिंग की हो। इंजीनियरिंग बहुत कैंडिडेट्स होते हैं इंजीनियरिंग वाले, सब कहते हैं कि इंजीनियर्स जो है वो सिविल सर्विसेज को ऑक्यूपाई करते हैं, है ना, जो जॉब है। ऐसा नहीं है, जो भी नॉर्मल बैकग्राउंड वाले स्टूडेंट्स हैं, एजुकेशन बैकग्राउंड वाले, वो भी करते हैं क्वालिफाइड, राइट? तो ऐसा कुछ आपको एजुकेशन में स्पेसिफिक नहीं होना है कि यार ये जो एजुकेशन वाला जो फील्ड है यही बस आगे जा रही है, बाकी कोई आ ही नहीं रहा है ना? तो ये मिथ नहीं रखना है अपने पास में, राइट? जहाँ तक अगर हम जैसे एग्ज़ाम की बात करें तो 3 स्टेजेस है, सबको पता है। प्रीलिम्स है, मेंस है, इंटरव्यू है। तीनों में स्टेजेस जो है अपने आप में चैलेंजिंग हैं। आप किसी भी स्टेज में अगर आप
फेल हो गए तो आपको एग्जाम प्रोसेस क्या करनी पड़ेगी, वापस से स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगेन यू विल हैव टू गिव प्रीलिम्स एंड देन मेंस एंड देन इंटरव्यू, ठीक है। और आप किसी भी अगर इंटरव्यू में भी अगर आप पहुंच गए हैं, अगर उसमें नहीं हो पाता है, फिर आपको अगेन प्रोसेस स्टार्ट करनी है, राइट। तो यू कैन सी कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रोसेस है लेकिन आसान है। अब डिफिकल्ट भी आसान है कैसे, आपको एग्जाम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उस एग्ज़ाम को समझना इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सपोज आप कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि हमें कहाँ से शुरुआत करनी है, कहाँ पे ख़त्म करना है, कहाँ से पढ़ना है, कंटेंट का क्या करना है, सिलेबस क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जब हम ढूंढते हैं तो इसका मतलब क्या है, हम उस एग्ज़ाम की नीड्स को समझ रहे हैं। MPPSC एक बहुत बड़ा स्टेट का एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा ही है इनफैक्ट, तो उसमें आपको उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको समझने के लिए आप क्या करेंगे, आपके पास प्रिपरेशन में 3-4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका सिलेबस। आपको सिलेबस से बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। आपको हमेशा आप प्रिंट आउट फॉर्म में प्रीलिम्स का हो या मेंस का हो, आप सिलेबस रख लीजिए अपने पास, ठीक है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप पढ़ें। जो भी बेसिक किताबें हैं उन किताबों को पढ़ना ही है। मार्केट में कुछ कंटेंट अवेलेबल है, उनको भी पढ़ना है। जैसे मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि मैम इस किताब से पढ़ लें क्या, इसमें सब मिल जाएगा क्या। तो आप ये एक्सपेक्टेशन किसी भी कंटेंट से ना रखें कि आपको वो 100% एब्सोल्यूट टर्म्स में सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, राइट। बताना चाहूँगा कौटिल्य एकेडमी उज्जैन टॉपर स्टॉक करवा रहा है विद्यार्थियों के लिए। यहाँ पर टॉपर स्टॉक का तात्पर्य अभी रिसेंटली जो MPPSC 2019 का रिज़ल्ट आया है उनके उसमें जो टॉप किया है प्रिया पाठक ने, उसके माध्यम से हम यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जहाँ पर प्री मेंस और इंटरव्यू की तैयारियों के दरमियान उनको किस फेज से गुजरना होता है, उनकी रणनीति क्या होनी चाहिए और उनके प्रैक्टिस के समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सारी बातों को हम समावेश करते हुए विद्यार्थियों के लिए आज ये सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। कौटिल्य एकेडमी उज्जैन शाखा विगत 5 वर्षों से सिविल सर्विस को लेकर, प्रशासनिक सेवाओं को लेकर तैयारियां बच्चों को करवा रहा है, जहां पर UPSC, MPPSC, बैंकिंग, SSC, रेलवे, व्यापम या अन्य ऐसी कोई प्रशासनिक सेवाएं या गवर्नमेंट कर्मचारी सेवाएं हो, तो उसके लिए हम प्रयासरत हैं ताकि बच्चे इसमें चयनित हों और अपना भविष्य उज्जवल कर सकें। और ऐसे वो विद्यार्थी जो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, और उन विद्यार्थियों को भी कौटिल्य एकेडमी उज्जैन अलग अलग सेमिनार्स के माध्यम से, स्कॉलरशिप के माध्यम से वो प्रैक्टिस सेट और स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। प्रिपरेशन MPPSC 2018 से मैं कर रही हूँ और जो अभी रिज़ल्ट जो रिसेंटली आया है 2019 का, तो वो मेरा पहला अटेम्प्ट था। जहाँ तक कौटिल्य की बात है तो संस्थान का बिल्कुल बहुत योगदान होता है, आपको वो गाइड करते हैं, स्पेशली इंटरव्यूज़, मॉक इंटरव्यूज़ के टाइम पे, जब जो आपको कॉन्फिडेंस मेंटेन करके रखना है, आपको घबराना नहीं है, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो सॉरी बोलना बहुत नॉर्मल है। तो ऐसा गाइडेंस बिल्कुल संस्थान की तरफ से मिला। और टाइम टू टाइम जो मोटिवेशन, आप डीमोटिवेट होते हैं क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया होती है, तो उसमें मोटिवेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो वो भी बिल्कुल मोटिवेटिंग फैक्टर्स की तरह संस्थान आपके साथ रहता है। और कितना सपोर्ट और कितना ज़्यादा करते थे, या फिर आप बताएं अपने बारे में। जहाँ तक सिविल सेवा परीक्षा जो मैंने दी है, तो इसमें सपोर्ट तो बहुत लोगों का होता है। आप जब एक बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो आप एक इंडिविजुअल नहीं होता जो उसके लिए तैयार कर रहा होता है। आई थिंक फिर बहुत सारे लोग आपसे एसोसिएट हो जाते हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स और आपके सारे मेंटर्स। तो मैं अपनी जो भी मुझे सफलता मिली है उसका श्रेय मैं सभी को देना चाहूँगी और सबका धन्यवाद भी करना चाहूँगी। मेरा नाम प्रिया पाठक है। किस पोस्ट पे गई हैं अभी आप? मेरा अभी सिलेक्शन MPPSC 2019 पे हुआ है। मैंने रैंक 1 हासिल की है और मेरा जो चयन है वो डेप्यूटी कलेक्टर की पोस्ट पे हुआ है।
थैंक यू। फिलहाल इस अंक में इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।